आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक दिन में इसका शुरुआत नहीं हुआ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पैदा करने में कई सारे साइंटिस्ट का योगदान रहा। धीरे धीरे ग्रेजुअली 1887 में पहली बार एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया हर्श के द्वारा। फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हेलवॉच। उन्होंने 1888 में फर्दर कुछ ऑब्जर्व किया और उसके बाद फिर कहानी और आगे बढ़ी और फिर आगे चलकर फिलिप लेनार्ड बोल के साइंटिस्ट है, उन्होंने फर्दर इसको आगे बढ़ाया। तो ये पूरा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसको बनाने का पूरा योगदान जो है वो इन्हीं तीनों साइंटिस्ट को जाता है। और बाद में फिर आइंस्टाइन आए और उन्होंने फिर इन दोनों को फर्दर और एलैबोरेट करते हुए इक्वेशन वगैरह लिख दी। तो सबसे पहले आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन लिखिए। राइट, द फेनोमेना ऑफ emission of electron, the phenomena of emission of electron from a metal surface exposed to light energy of suitable frequency is known as photoelectric effect। तो photoelectric effect क्या है? जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट रेज किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी का आकर टकराता है, टकराने से क्या होगा, इस मेटल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। मूव करके एक एंड से दूसरी एंड एक इस तरह के अरेंजमेंट में जाके जब वो इस तरह के अरेंजमेंट में जब ये एक एंड से दूसरे एंड को पहुंचेगा, उससे जो प्रभाव पैदा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इसके अंदर करंट पैदा होगी उसको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जो इफेक्ट है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये जो लाइट आकर टकरा रही है इसको फोटोन्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फोटोन्स कहते हैं। जिसकी एनर्जी किसके बराबर होती है? h म्यू के बराबर होती है। E इज इक्वल टू h म्यू के बराबर। तो ये जो लाइट आकर टकराई है, यहां पर इसी लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है और उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट पैदा हुआ है। तो पूरा फेनोमेना जो है इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। पर जितनी आसानी से हम लोगों ने सर्किट डायग्राम बना लिया उतने आसानी से ये पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं था। बहुत स्लोली ग्रेजुअली साल 2 साल 10 साल लग के और ये एक्सपेरिमेंट को तैयार किया गया। पढ़ने के लिए तो बहुत आसान है पर जब हुआ होगा तो काफ़ी समय लगा होगा। तो लिखिए हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, HERTZ, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। In the year 1887, Heinrich Hertz, HEINRICH, Heinrich Hertz performed an experiment to investigate the production of electromagnetic radiation. Performed an experiment to investigate the production of electromagnetic radiation by means of spark discharge. Electromagnetic radiation by means of spark discharge.
डन। अब इसका सेटअप देख लेते हैं क्या किया था इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में और ये क्या पता करना चाहते थे और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या पता किया। इस तरह से एक इनपुट लगाया, इस तरह से इनपुट लगाया, ये इनपुट के वायर्स जाकर इस तरह के मेटालिक प्लेट से जाकर जुड़े और एक प्लेट ऊपर की ओर था और एक प्लेट नीचे की ओर था और नीचे वाला जो है वो इस तरह से जाकर यहाँ पर लगा। इसकी ठीक बगल में, इसके ठीक बगल में यहाँ पर एक बेंड वायर रखा गया जिसका काम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिटेक्ट करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डिटेक्ट करना, इस वायर का काम था, ये सर्कुलर वायर। तो कुछ नाम दिया गया है, ये प्लेट्स जो हैं उसको P1 P2 और जो इधर के टर्मिनल्स हैं इसको P1 बोल रहा हूँ, इसको P2 बोल रहा हूँ, सिमिलरली इस पॉइंट को S1 बोल रहा हूँ और इस पॉइंट को S2 बोल रहा हूँ। जब हमने इस इनपुट से इस इंडक्शन कॉइल में करंट को क्या कराया, पास कराया, यहाँ से इनपुट दिया और इस इंडक्शन कॉइल को यहाँ से इंडक्शन कॉइल के थ्रू करंट को पास कराया। ये जो मेटल के सरफेस थे, इन मेटल के सरफेस से जब करंट पास हुआ तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हुआ होगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो कि थर्मियोनिक एमिशन हो कि इलेक्ट्रिक एमिशन हो, पर यहाँ पर एमिशन तो हुआ और एमिशन के होने से यहाँ पर कुछ स्पार्क्स जो हैं वो पैदा हुए, यहाँ से कुछ स्पार्क्स पैदा हुए और इन स्पार्क्स को किसने डिटेक्ट किया, यहाँ पर डिटेक्टर लगा हुआ है, इसको डिटेक्टर का नाम दिया और ये स्पार्क्स जब इधर बढ़ी हैं, इन स्पार्क्स को इन डिटेक्टर्स ने क्या किया, डिटेक्ट कर लिया। डिटेक्टर का काम ही होता है कि वो इस तरह के स्पार्क्स को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। तो ये जो स्पार्क्स पैदा हुए उनको इसने क्या किया, डिटेक्ट किया। तो ये डायग्राम बनाने के बाद बना लिए, लिखें हर्ज ऑब्जर्व दैट, अब इसने क्या ऑब्जर्व किया हर्ज ने फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, हर्ज ऑब्जर्व दैट spark across the gap S1 S2, spark across the gap S1 S2 jumped more readily when spark across the gap S1 S2 jumped more readily when the detector was exposed to ultraviolet light from an arc lamp, from an arc lamp. Detector was exposed to ultraviolet light from an arc lamp. Thus he found that from an arc lamp, thus he found that the sensitivity of spark gap, thus he found that the sensitivity of spark gap device, the sensitivity of
spark gap device could be increased by illuminating it with visible or ultraviolet rays. लिखिए कंक्लूजन क्या कंक्लूड किया? This observation led him to conclude that use of light can increase the emission of electron. Use of light can increase the emission of electron from the same metallic surface. Increase the emission of electron from the same metallic surface. तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से उनको ये पता चला कि जब उन्होंने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, इंटेंसिटी शब्द का प्रयोग नहीं किया, पर पहले कह रहे हैं कि वो कौन से लाइट को भेजे? अल्ट्रावायलेट को भेजे तो कुछ उनको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिखाई दिए, पर जब आप उससे दूसरा लाइट बोल रहे विजिबल रीजन के वेवलेंथ का लाइट भेजे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें कुछ इजाफा आया, यानी स्पार्क जो है वो ज्यादा इंक्रीज कर गया, यानी इंटेंसिटी ऑफ स्पार्क इंक्रीज कर गई। तो इनको पता चला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइट के चेंज करने पर क्या हो गए? बढ़ गए। तो यहाँ से हम लोगों ने कंक्लूड किया कि इसका मतलब लाइट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जरूर कोई ना कोई रिलेशनशिप है कि लाइट की इंटेंसिटी आप बढ़ाइएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? बढ़ेगा। पर ये तो स्टार्ट था, अभी इतना ज्यादा समझ में नहीं आया, पर हाँ ये इन्होंने स्टार्ट किया, जाके आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ पा रहे हैं। क्या है? ये तो प्लेट्स और ये स्पार्क डिटेक्टर है, जिसका काम है ये डिटेक्ट करता है। कह रहे हो अल्ट्रावायलेट राइज के जगह पर जब व्हाइट लाइट भेजा तो स्पार्क की इंटेंसिटी में क्या आया? इजाफा आ गया, इल्यूमिनेशन बढ़ गया। कब? जब इनिशियली आपने इन प्लेट्स पर क्या डाला था? अल्ट्रावायलेट डाला था, तो जो लाइट थी उससे ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट जब डाले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या आ गया? इजाफा आ गया, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदल गए। डन। तो यहां से हम लोगों ने कंक्लूड यही किया कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाइएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन यही हुआ है कि लाइट, अभी लाइट की इंटेंसिटी वाली बात नहीं कह रहा, पर कह रहा लाइट चेंज करने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदल जाते हैं। लाइट के टाइप को चेंज कर रहे हैं, लाइट का टाइप मतलब उसका वेवलेंथ वगैरह चेंज कर दें, क्योंकि अल्ट्रावायलेट और विजिबल जो होता है वो ज्यादा वेवलेंथ वाला होता है। तो लाइट का टाइप जब आप चेंज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जा रहे हैं? चेंज हो जा रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। अब कितना चेंज कर रहा है, कैसे चेंज कर रहा है, ये सब अभी पता नहीं चला था, क्योंकि साल है 1887। इस टाइम पर जितना पता लग गया वही बहुत बड़ी बात है। तो इस टाइम पर तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप करना और यही सब बहुत बड़ी बात है। अब एक चीज समझ में आ गई थी कि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, पर ये तो एक अनुमान था किसके द्वारा? हर्ट्ज के द्वारा कि जो निकलने वाले पार्टिकल हैं वो क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हेल्वॉच और लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूफ करने की कोशिश की कि जो निकलने वाले पार्टिकल्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स ही थे या और कुछ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति कब हुई? 1897 में। तो ये तो इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया है 1991 में, और जो अभी एक्सपेरिमेंट हम लोग हेल्वॉच की पढ़ेंगे ये तो साल है 1888। तो अभी तो इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता कि उसको इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, क्योंकि जी.जे. स्टोनी ने पहली बार 1991 में तो नाम ही दिया था कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जब कभी भी पैदा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो अभी तो ये पता नहीं चला था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऐसा उनको आइडिया लग गया था। कैसे पता चला था? तो हेल्वॉच ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट, आप पढ़े भी हैं, आपने पढ़ा होगा, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं?
गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं, आपको याद नहीं, अभी बताएंगे तो आपको याद आ जाएगा, लिखिए। नहीं, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट चैप्टर 1 नहीं रे, पढ़ो ना, अभी दिखवा रहे हैं तो ये देखोगे तो याद आ जाएगा, हम लोग किए हुए हैं, लिखिए। वेलहेल्म, WILHELM, हाँ हेडिंग डाल दीजिए। हेलवॉच एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, हेलवॉच HALL, हेलवॉच एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। अभी एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बनाने के प्रोसेस में। तो ये सब अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। 1808 में हेलवॉच ने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, वो देखें। विल्हेम हेलवॉच in 1888, WILHELM, Wilhelm Helmholtz in 1888 observed that ultraviolet light thrown on a negatively charged zinc plate, ultraviolet lights thrown on negatively charged zinc plate connected to a gold leaf electroscope, decreases the divergence of gold leaves. Observe that ultraviolet rays connected to a gold leaf electroscope decreases the divergence of gold leaf. The observation indicated that, full stop देके लिखिए, the observation indicated that decrease in the negative charge of zinc plate electroscope, full stop, comma, decreases the divergence of gold leaf. अब देखिए ये क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड जिंक का प्लेट, ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज जिंक का प्लेट, नेगेटिव चार्ज है, ये पूरा नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज होगा तो ये चूंकि मेटालिक रॉड से कनेक्टेड है, तो इन दोनों पर भी कौन सा चार्ज पैदा हुआ होगा, नेगेटिव चार्ज पैदा हुआ होगा। और अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ चार्ज क्या पढ़े हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, like charges repel each other and unlike charges attract each other, unlike charges attract each other। तो ये कहानी ऑलरेडी हम जानते हैं। तो अगर ये दोनों लाइक चार्ज हैं, जो कि ऑब्वियसली होगा क्योंकि नेगेटिवली चार्ज प्लेट से कनेक्टेड है, इनके बीच में क्या आएगा, रिपल्शन है। यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, है कोई डाउट? अब क्या हुआ, ये जिंक का मेटालिक प्लेट था, इसके ऊपर आपने क्या किया, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज को क्या किया, स्ट्राइक करा।
आप जानते हैं यूवी रेज मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी ये फोटोन ही है एक तरीके का। ये क्या है? फोटोन है। और इस फोटोन को जब आप इस पर स्ट्राइक कराइएगा, ये क्या करेगा? ये यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? बाहर निकालेगा ना। लाइट जब मेटल सरफेस पर पड़ता है तो वर्क फंक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? बाहर की ओर निकल जाएंगे, निकलेंगे ना। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? बाहर की ओर निकलेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने से इसकी जो चार्ज की इंटेंसिटी थी, जो नेगेटिव चार्ज जिंक प्लेट था, इसकी इंटेंसिटी मतलब इसके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज में क्या आ गई? कमी आ गई। आएगी ऑलरेडी सी। इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या हो गया? कम हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जब कम हुआ तो ये जो चार्ज प्लेट था, इसका जो डाइवर्जेंस का एंगल था वो भी क्या हो गया? कम हो गया। जो पहले डाइवर्जेंस इतना ज्यादा हुआ करता था, अब डाइवर्जेंस क्या हो गया? थोड़ा सा कम हो गया पहले के मुकाबले। डन। इससे जब चार्ज की इंटेंसिटी कम माने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम हो गया, तो ये चार्ज से ही ना ये प्लेट कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड कम हो गया मतलब ये तो ऑब्जर्वेशन हुआ, हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। हुआ ऐसा कि जब अल्ट्रावायलेट रेज इस पर टकराए तो इसकी जो डाइवर्जेंस था एंगल का, वो डिक्रीज कर गया। अभी जो एंगल डिक्रीज किया, इससे फिर उन्होंने क्या कंक्लूड किया? इससे कंक्लूड किया होगा कि जो चार्ज का मैग्नीट्यूड था वो रिड्यूस कर गया होगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसे रिड्यूस किया होगा? तो जरूर कुछ यहां से चार्ज बाहर निकला होगा। कौन सा चार्ज? क्योंकि नेगेटिवली चार्ज प्लेट था, यानी नेगेटिव चार्ज बाहर आया होगा। यहां से कंक्लूड हुआ कि जब कभी भी कोई लाइट रे किसी मेटालिक सरफेस पर आकर टकराती है, तो वहां से क्या बाहर निकलता है? इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर निकलता है। ये यहां से वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, आपने फोटो एमिशन उतने अच्छे से लिख लिया कि फोटो एमिशन मतलब लाइट पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो एकदम से नहीं हुआ। वो इनके एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर निकल रहे थे। गॉट इट? तो आप लिखें, कहां तक लिखें? डाइवर्जेंस ऑफ गोल्डी, फुल स्टॉप। उसके नीचे लिखिए, दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स the decrease in negative charge on zinc plate. This observation indicates the decrease in negative charge on zinc plate. Decrease in negative charge of zinc plate. Conclusion. He concluded that Hallwach concluded that a negatively charged zinc plate, when exposed to ultraviolet rays, emits negatively charged particle. Exposed to ultraviolet rays emits negatively charged particles. Full stop. This emitted particles are known as emits negatively charged particle. This emitted particles are known as photoelectrons emitted by the action of light. Photoelectrons emitted by the action of light. पहली बार इस एक्सपेरिमेंट के मदद से हमें पता चला कि ये जो लाइटें, ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पेशल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया इन इलेक्ट्रॉन्स का? फोटो इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बुलाया गया? फोटो इलेक्ट्रॉन बुलाया। इससे पहले तक हमें ये पता नहीं था कि ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। यहां पर बस इतना ही पता चला था कि लाइट के चेंज करने पर नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, वो भी ऐसे नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पता नहीं चला था। पता चला था कि स्पार्क की इंटेंसिटी बढ़ जा रही है। स्पार्क की इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब है कि कहीं ना कहीं नंबर ऑफ नेगेटिवली कुछ भी तो बढ़ रहा है। अभी इनको ये नहीं पता चला क्या बढ़ रहा है। हमने हेलवॉच का एक्सपेरिमेंट जब पढ़ लिया
तब पता चला कि वो एक्चुअली कौन था, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था। तो अभी पता चला कि लाइट और इलेक्ट्रॉन का एक सीधा सीधा रिलेशनशिप है। लाइट जब किसी भी मेटालिक सरफेस पर पड़ेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। तो अब हमने फोटो इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल लिया, लेकिन कहानी यहीं पर नहीं रुकी, अब कहानी और आगे बढ़ी और नए साइंटिस्ट जिनका नाम था लेनार्ड, उन्होंने अब अपना उन्हीं के मदद से, किसके, हर्ज और हेलोच के एक्सपेरिमेंट के मदद से इन्होंने अपना अब एक्सपेरिमेंट किया और उससे फिर आगे की कहानी लिखी। तो लिखिए, फिलिप लेनार्ड एन असिस्टेंट ऑफ हर्ज, फिलिप लेनार्ड, फिलिप लेनार्ड एन असिस्टेंट ऑफ हर्ज, हर्ज के असिस्टेंट थे, मददगार, असिस्टेंट ऑफ हर्ज, इनके साथ ही काम कर रहे थे। असिस्टेंट ऑफ हर्ज, विच द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन अ मेटालिक सरफेस, which the effect of light on a metallic surface he observed that when ultraviolet rays was incident on the metallic electrode surface, when ultraviolet rays incident on the metallic electrode called cathode, electric current varied in the circuit. Metallic electrode called cathode, electric current varied in the circuit. This electric current in the circuit increased when UV light was incident. This electric current in the circuit increased when UV light was incident on cathode. However, incident light was incident the UV light was incident on the cathode. However, there is no current or lesser current in the circuit. However, there is no current or lesser current in the circuit when cathode was exposed to, when cathode was not exposed to ultraviolet rays. Lesser current in the circuit when cathode was not exposed to ultraviolet rays. कह रहे यूवी लाइट जब इंसिडेंट हो रही है ऑन मेटालिक सरफेस तो उन्हें क्या मिला, इलेक्ट्रिक करंट मिला। फर्स्ट पॉइंट, ये जो मेटालिक सरफेस है, इस मेटालिक सरफेस को उन्होंने इलेक्ट्रोड माना और इसको कैथोड का नाम दिया। When UV light was not incident on the metallic surface या cathode, metallic surface या कैथोड, मेटालिक सरफेस या कैथोड, नो करंट या और लेसर करंट वाज सीन।
lesser current was observed। तो इन्होंने क्या देखा वहां पर, इन्होंने देखा कि जब यूवी लाइट आकर टकरा रही है तो इन्हें इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। इस मेटालिक सरफेस को एक स्पेशल इलेक्ट्रोड का नाम दिया जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कैथोड कह रहे हैं। और जब ये यूवी राइज वहां नहीं टकरा रही हैं तो आपको कोई करंट देखने को नहीं मिल रहा है। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया फ्रॉम हर्ज के एक्सपेरिमेंट से, हर्ज के एक्सपेरिमेंट से नहीं, हेलवॉच के एक्सपेरिमेंट से नहीं, हर्ज के एक्सपेरिमेंट से लेनार्ड ने ये सब देखा। इसके आधार पर उन्होंने क्या कंक्लूड किया, ही कंक्लूडेड दैट only light of minimum frequency called threshold frequency, only light of minimum frequency called as threshold frequency results in photoelectric current this minimum frequency varies from material to material, this minimum frequency varies from material to material, full stop। The minimum frequency of incident light required to emit electron, the minimum frequency required to emit electron from metal surface is called threshold frequency। इनके एक्सपेरिमेंट से एक बात और कंक्लूड होकर आ गई कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज नहीं देखा जा रहा था, was seen only when the light of minimum frequency called as threshold frequency जिसको क्या बताया था आपको, म्यू नॉट, was incident on the surface of metal, incident on the surface of metal। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के नीचे का लाइट जब आप उस पर डालिएगा तो वहां पर आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा, वहां पर आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखने को नहीं मिलेगा। इसको मैं बड़ा अच्छे एग्जांपल से कई बार बच्चों को समझाता हूं। आप लोग क्लास 12th में, आपको इस क्लास से कौन कौन निकाल सकता है, तो आप लोग तो कोचिंग में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर निकालना मुश्किल है भाई, पेमेंट करके आए हैं पढ़ने के लिए। स्कूल में ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल समझ में आता है। मैं स्कूल में क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो 12th क्लास के बच्चे को कौन कौन क्लास से बाहर निकाल सकता है। कोई 10th क्लास का बच्चा आएगा बाहर निकल जाएगा, मार खा जाएगा बेचारा। 11th क्लास का बच्चा आएगा तो वो भी आपको नहीं निकाल सकता है। पर अगर 12th क्लास का आपका ही कोई मित्र है जो कि कोई उपाधि पर है, जैसे क्लास कैप्टन है या स्कूल कैप्टन है, क्योंकि आप ही के बीच का वो होगा, वो अगर फिर भी डांटेगा तो नहीं, निकलो नहीं, रिक्वेस्ट करेगा तो आप निकल भी सकते हैं, प्लीज यार निकलो ना, कुछ काम है, आप बच्चे लोग, ऐसे कुछ बोलेगा तो आप निकल जाएंगे। पर कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल या कोई एडमिनिस्ट्रेशन से आएगा तो वो आपको बड़ी आसानी से निकाल सकता है। आप लोग एक तरह से समझिए क्या है, इलेक्ट्रॉन है और ये क्लासरूम मेटल का सरफेस है। इस मेटल के सरफेस से आपको क्लास से बाहर निकालना मतलब इलेक्ट्रॉन को उस मेटल सरफेस से अलग करना। कौन कर सकता है, तो मैंने बताया कि कोई भी
जो आपसे बड़ा हो, या कोई सब्जेक्ट टीचर हो, या कोई एचओडी हो, कोऑर्डिनेटर हो, प्रिंसिपल हो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो, वो आपको निकाल सकता है। यानी आपको निकालने के लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला अगर कोई एनर्जी है तो ही वो आपको निकाल पाएगा, उससे कम वाला आपको निकाल नहीं सकता है। जैसे आपको क्लास से आपका जूनियर या आपका क्लासमेट नहीं निकाल सकता है, पर आपका सीनियर या आपसे कोई भी बड़ा अधिकारी आपको क्लास से निकाल सकता है, ठीक वैसे ही मेटल सरफेस से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़े फ्रीक्वेंसी वाला आसानी से उसको क्या कर सकता है, निकाल सकता है, पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे वाला तो उसको कतई निकाल नहीं सकता। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर आपका क्लास कैप्टन जो आप ही के क्लास का है, या कोई भी टीचर या प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, कोई भी आपको निकाल सकता है, लेकिन उससे नीचे वाला तो कोई भी आपको नहीं निकाल सकता। ये बात क्लियर है? वही मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। कहां गया? मतलब फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख दिया, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। डन। पॉइंट नंबर 2 कंक्लूजन का सेकंड पॉइंट लिखिए। The observation concluded that radiation of suitable frequency falling on a metallic surface. The observation concluded that radiation of suitable frequency falling on a metal surface make that surface emit electron. This phenomena is called photoelectric effect. Make that surface emit electron. This phenomena is called photoelectric effect, and the electron emitted by the metals are called as photoelectrons. The phenomena of emission of electron from the metal surface when energy of suitable frequency strikes the surface is called photoelectric effect, and the electrons are called, and the emitted electrons are called photoelectrons, and the emitted electrons are called photoelectrons, तो यहां से अभी हम लोग बहुत कुछ सीख गए। हमने ये सीखा कि जब कभी भी मेटल सरफेस पर कोई एनर्जी विथ सुटेबल फ्रीक्वेंसी आकर टकराती है और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है, इस इफेक्ट को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है इसको क्या बुलाया जाता है? फोटोइलेक्ट्रॉन्स बुलाया जाता है। डन। हेडिंग एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम लोग बाकायदा एक्सपेरिमेंटल सेटअप के साथ, जो मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसके साथ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल
स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस इफेक्ट को पढ़ने के लिए पहले हम लोगों को क्या करना होगा, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाना होगा कि जिस सेटअप पर ये पूरा आप पढ़ाई पढ़ेंगे। तो इसको पहले बना लेते हैं, उसके बाद इसकी पढ़ाई करेंगे। तो आप लोग भी अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को बनाइए, जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैं बना रहा हूँ, साथ साथ बनाते चलिए। एक को कैथोड बोला जाता है और दूसरे वाले को एनोड। कंबाइनली बोथ आर कॉल्ड एज एनोड्स। कंबाइनली बोथ आर कॉल्ड एज मैं सेम साइज का बनाना चाहता हूँ। हाँ अभी ठीक है। अब इसका ग्लास का कंटेनर हो गया। इसको आपने क्या किया, बैटरी से, अरे क्या कर रहे हैं, बैटरी से जोड़ दिया। ये हो गई बैटरी क्लोज, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। अगर ऐसा है तो ये जो टर्मिनल है ये पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल है और ये जो टर्मिनल है वो नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल। इस नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल को आप कैथोड का नाम दे रहे हैं, इस पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल को आप एनोड का नाम दें। इसी एनोड को आप RECEIVER रिसीवर कहते हैं और इस कैथोड को आप एमीटर कहते हैं। इस कैथोड को आप एमीटर कहते हैं। ये जो ग्लास बनाया गया है यहाँ पर, ये कुछ यहाँ लाना पड़ेगा। और इंसिडेंट लाइट किस कलर का कर दें, लाल लाली। अब देखिए ये लाइट इस प्रकार से इस गैप से जो यहाँ हमने बनाया है वहाँ से आके क्या करती है, इस सरफेस को स्ट्राइक करती है। ये लाइट्स आके इन सरफेसेस को क्या कर रही हैं, स्ट्राइक कर। तो ये ध्यान से अब समझना स्टार्ट करें कि बना ही रहे हैं, जल्दी जल्दी बनाइए।
इसका डिस्क्रिप्शन नहीं लिखवा रहे हैं, ये अज्यूम करते हुए कि आप लोग डिस्क्रिप्शन समझ रहे हैं, ये कि इसको कैथोड बोला जाता है, इसको एनोड बोला जाता है, ये सब अपने से लिख लेंगे ना। नहीं एक बार लिखवाए तो बोल दिया आपकी सर नहीं लिखवाए, हम एग्जाम में भी नहीं लिखे। अच्छा तो ये सब अपने से कर लीजिएगा थोड़ा सा, वो बाद में इल्जाम मत लगाइए कि अरे सर आप तो ऐसा कर दिए वैसा कर दिया, हम लोग तो किए ही नहीं। थोड़ा बहुत देख लीजिए वैसा। ये अब लिखवाऊँ कि भाई इसको एनोड इसको कैथोड ये सब थोड़ा पेंटिंग कर लेता हूँ। हो गया? लाल मत कीजिए। ऐसे ही ठीक लग रहा, मत कर दे कुछ। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े। एक मिनट। अब ये जो इनकमिंग रेडिएशन है इसको यूवी लाइट बोल रहा हूं, और ये जो यूवी लाइट है ये E इज इक्वल टू किसके बराबर है? एच म्यू के बराबर। E इज इक्वल टू किसके बराबर? एच म्यू के बराबर। अब ये लाइट आकर जब इस मेटालिक सरफेस से क्या कर रही है? टकरा रही है, तो टकराने पर क्या होगा? फोटो एमिशन होगा। क्या होगा? फोटो एमिशन। फोटो एमिशन होने पर ये इलेक्ट्रॉन्स इससे दूर भागेंगे। उसका कारण ये है इससे दूर भागने का कि ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी नेगेटिवली चार्ज क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों ही नेगेटिव हैं, तो आप जानते हैं लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर अगर होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से क्या होंगे? भागेंगे। और वहीं पर दूसरे एंड में आपको पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है। ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड का काम है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर बुलाएगा। उसका कारण क्या है बुलाने का? क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज चाहता है कि नेगेटिव चार्ज उसके क्या आ जाए? पास आ जाए, और वो नेगेटिव चार्ज उसके क्या आ जाएगा? पास आ जाए। ऐसा करने पर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स इस एंड से इस एंड पहुंचे, किस एंड पर पहुंचे? फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज कैथोड से पॉजिटिवली चार्ज एनोड के पास पहुंचे। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? रिसीवर। और ये इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहा है इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? एमिटर। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, और आप अगर कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ लाइट रख रहे हैं तो कंटीन्यूअसली इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो रहा होगा? निकलता जा रहा होगा, और यहां से चल के कहां पहुंच रहा होगा? यहां पहुंच रहा होगा, और सर्किट अचानक से क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। और सर्किट कंप्लीट हुई, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, तो करंट का मूवमेंट कहां से कहां होगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अचानक से इस पर्टिकुलर एमीटर में आपको एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और वो डिफ्लेक्शन ये दर्शाएगा कि करंट जो है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर गया है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट आई। और यहां से यहां जो जा रहा है इसको आप क्या बोलेंगे? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये यूवी लाइट वाले को यहाँ से हटा के इनको इधर लाना चाहिए। कहाँ ले जाना चाहिए? डायग्राम छोटे कर दीजिए। डायग्राम थोड़ा छोटा कर देना चाहिए, वो भी सही करें। डायग्राम ही थोड़ा छोटा कर देना। क्या क्या छोटा क्या क्या आया? छोटा क्यों नहीं? जगह बना दिया।
लोग अपना बनाते रहिए, मैं तो ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ, आप लोग भी कर लिए। तो टिक्की कहाँ से आई है? यहाँ से आई है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। और जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुई, इसके अंदर एक करंट पैदा हुआ, जिस करंट को हम लोग क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ पर एक करंट आपको देखने को मिल गया which is moving from anode to cathode. This experimental setup gives the idea about the photoelectric effect and photoelectric current. यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं तो ये एग्जाम में आएगा तो उसका डेफिनेशन और ये फोटो बना के समझा देंगे अच्छे से। हेडिंग आ रही है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ intensity of incident light, intensity of incident light on photo current, on photo current, photo current। डन। चलिए अब देखते हैं क्या हो रहा है। फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट एक ही बात है, फोटो करंट और जगह कम था। अब ध्यान से देखिए, इंटेंसिटी मीन्स व्हाट? व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ लाइट? इंटेंसिटी मीन्स हाउ मेनी टाइम्स द पर्टिकुलर लाइट इज स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द मेटल। तो जैसे ही शब्द इंटेंसिटी आपके दिमाग में दौड़ेगा, आपको यही बात याद रखना है। इंटेंसिटी बोलते ही आपको यही बात दिमाग में आना चाहिए जो मैं अभी लिख रहा हूं। मैं क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं इंटेंसिटी मीन्स हाउ मेनी टाइम्स द लाइट is striking the surface of metal. How many times the light is striking the surface of metal? मतलब ऐसे समझिए, ये आपका मेटालिक सरफेस है। इस मेटालिक सरफेस पर लाइट आकर टकराई है, ये लाइट आपने ऐसे जाके टकराया है। अब अगर 4 लाइटें आके टकराई हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन पैदा हुए होंगे? 4 ही इलेक्ट्रॉन पैदा हुए होंगे। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं? लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दे रहा हूं। क्या बढ़ा दे रहा हूं? लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दे रहा हूं। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पहले पैदा हो रहे थे अब उनसे कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे। अब लाइट के बढ़ा देने से, यानी लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब क्या हो गए? ज्यादा पैदा हो गए। यानी यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब मैं क्या कंक्लूड कर रहा हूं, हर्ज ने ये बात बताई थी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जब आप इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। यानी लाइट की इंटेंसिटी जब आप बढ़ाइएगा तो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे? बढ़ेंगे। अब सेकेंड आर्गुमेंट सुनिए, जब हम लोग लाइट नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, इसका मतलब होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स में इजाफा आ गया। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि कैथोड से एनोड की ओर भाग रहे थे, कैथोड से एनोड की ओर जो भाग रहे थे उसमें भी वृद्धि आ गई। और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा? तो फोटो
इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ से उस तरफ जा रहे हैं तो ज्यादा करंट बढ़ेगा। और आपने पढ़ा भी था जब मैंने आपको वो कंडक्टर का डेफिनेशन करवाया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा करंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। तो यहां से मुझे समझ में आया कि जब आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा रहे हैं तो आप नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं, और नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की ओर जा रहे थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई, और वो जब बढ़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। यानी इंटेंसिटी के बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इनडायरेक्टली सारे चीज को अगर मिलाएंगे तो क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी बढ़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाएगा। तो अब आप लिखना स्टार्ट करिए। राइट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट that is number of photo electrons per second, photoelectric current that is number of photo electrons per second bracket 1 is directly proportional to the intensity of is directly proportional to the intensity of is directly proportional to the intensity of incident light, intensity of incident light, intensity of incident light is directly proportional to the intensity of incident light. Then provided the frequency of incident radiation, provided the intensity of provided the intensity of provided क्या बोला, provided the frequency of incident radiation, provided the frequency of incident radiation is greater than threshold frequency, provided the frequency of incident radiation is greater than threshold frequency, provided the frequency of incident radiation is greater than threshold frequency. और ये आपको उसके नीचे ग्राफ बना लेना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। आईपी मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और आई मतलब प्योरली इंटेंसिटी। तो यहां पहले वाले एक्सपेरिमेंट के स्टडी से हम लोग क्या कंक्लूड किए, तो लिखिए कंक्लूजन। एक ग्राफ बना लिए, इसके नीचे लिखिए कंक्लूजन, इसके नीचे लिखिए कंक्लूजन। पॉइंट नंबर 1 क्या कंक्लूड किए, राइट, कंक्लूजन लिखिए, राइट, कंक्लूजन छोटा हुआ लग गया, छोटा हो गया ना, उससे छोटा कर लीजिए। चलिए अभी कंक्लूजन लिखिए पॉइंट नंबर 1। पवन को क्या हो गया, राइट, कंक्लूजन, राइट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट depends upon intensity of incident light linearly, incident light linearly, provided
frequency of incident light is greater than threshold frequency, provided the frequency of incident light, provided the frequency of incident light is greater than of incident light is greater than threshold frequency. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 क्या कंक्लूड किया है उसको भी देखते हैं. पॉइंट नंबर 2 क्या कंक्लूड हुआ है उसको भी देखते हैं. क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 2? पहला तो यह है कि भाई आप जब इंटेंसिटी बढ़ाइएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा. मतलब कहने का कि आपका क्लास का टीचर आपसे क्लास टीचर कह रहा है ए निकलो क्लास से बाहर, तो 4-5 बच्चा निकल रहा हो कस के चिल्ला का ए सुनाई दे रहा जल्दी निकलो, तो देखिए थोड़ा बच्चा सब जल्दी क्लास से निकलने लगे. तो इंटेंसिटी बढ़ाया तो बच्चा सब जल्दी निकल गया. अब कह रहा है पॉइंट नंबर 2 कि चाहे कितना भी ज्यादा आप इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला नहीं है. मतलब क्लास 10th का बच्चा क्लास 12th में जाके कितना भी तेज चिल्ला ले, आप क्लास से निकलने वाले नहीं है. उल्टा आप उसके ऊपर क्या करेंगे, क्रोध करना स्टार्ट करेंगे. मिल और डीएवी विष्णुपुर ये जो एनआईटी डीएवी का रहेगा उसका आखिरी दिन होगा, उसको तो कोमल में ढक के मारेगा. वाइस प्रिंसिपल को भी मारा था. सही क्या हुआ? नहीं पता नहीं पता। पागल चौधरी सर वाइस प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर की वाइस प्रिंसिपल. अरे चौधरी क्या है वीडियो वायरल हो गया. तो ऐसे सब हो रहा है. खैर, खैर तो ये बात समझ में आ गई. सेकंड पॉइंट लिखिए. तो वही कह रहे हैं कि 10th क्लास का बच्चा चाहे कितना भी चिल्ला के आपके क्लास में क्लास से बाहर नहीं, आपने भागा यहां से कि अभी दिखाएं. नो फोटो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड. पॉइंट नंबर 2, नो फोटो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड. नो फोटो इलेक्ट्रॉन is emitted if the frequency of incident radiation is less than threshold frequency. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर फ्रीक्वेंसी क्या है छोटा है तो चाहे जितना भी ज्यादा आप उसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए, ये करंट इसमें से निकलने वाला नहीं है. तो ये दो बातें आपने ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट से क्या किया, कंक्लूड किया. डन. पॉइंट नंबर 3 लिखिए. द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी क्या लिखना है? पॉइंट नंबर 3 कंक्लूजन का पॉइंट नंबर 3. द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन is nowhere related to intensity of incident radiation is nowhere related to the stopping potential of the photoelectric effect. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कह रहा है फ्री इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है. सिर्फ इंटेंसिटी का एक ही चीज से लेना देना है, एंड दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक करंट. इसका पोटेंशियल से कोई रिलेशनशिप नहीं. तो अगर पोटेंशियल वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ बनेगा तो ग्राफ कैसा होगा, नल, कुछ भी नहीं, अ स्ट्रेट लाइन ऑन दी एक्स एक्सिस. डन. यहाँ पे आपका पहला एक्सपेरिमेंट या पहला एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या हो गया, खत्म हो गया.
हेडिंग डालें, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इफेक्ट ऑफ potential difference on photoelectric current। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रिश्ता है फोटोइलेक्ट्रिक करंट के साथ, ये हम लोग को क्या करना है, देखना है। ध्यान से देखिए, इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात आपको और समझनी जरूरी है कि खेला हो क्या था। खेला हम लोग को समझना होगा कि आखिर पूरा खेला क्या है। ध्यान से देखिएगा तो एक बार में ये समझ में आ जाएगा कि पूरा खेला एक्चुअली है क्या। ये आपका कौन था, ये आपका कैथोड है। ये कौन है आपका, ये आपका कैथोड है। इस कैथोड में आपने किसको स्ट्राइक कराया, आपने एनर्जी को स्ट्राइक कराया। आपने किसको स्ट्राइक कराया, एनर्जी को स्ट्राइक कराया। ये एनर्जी आकर, यानी ये यूवी रेज आकर इस पर क्या हुई, स्ट्राइक की। हेलो, बातचीत नहीं आ रही है। ये यूवी रेज आकर इस पर स्ट्राइक की। स्ट्राइक करने पर यहां से किसका एमिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हुआ। यहां तक का कहानी अब आप कई बार मैं बोल चुका हूं, तब आप समझ चुके हैं इस बार। अब ध्यान से सुनो, E इज इक्वल टू एच म्यू, जो कि एनर्जी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन है। इसकी एनर्जी इस पर्टिकुलर मेटल के वर्क फंक्शन, पढ़ाए थे वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन मेटालिक सरफेस। तो इससे एच म्यू यानी E जब ग्रेटर देन होगा फाई नॉट के, यानी वर्क फंक्शन के, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तभी आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फोटोइलेक्ट्रिक देखने को नहीं मिलेगा। बार बार यही बात कह रहा है ना कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी से बड़ा होना चाहिए। E की जगह पे क्या नहीं, राइट, एच म्यू, और इसकी जगह पर अब मैं लिख रहा हूं एच म्यू नॉट, क्योंकि ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, एनर्जी को एनर्जी से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये एच म्यू इनकमिंग एनर्जी है और एच म्यू नॉट इज द वर्क फंक्शन। एच से एच कट गया और यहां से क्या निकल के आया, म्यू शुड बी ग्रेटर देन म्यू नॉट, यानी एनर्जी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन ऑर्डर टू सी द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फेनोमेना। क्या बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन must be greater than threshold frequency। और यही बात अभी तक हम लोग लिखते भी आ रहे हैं कि भाई जब तक आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा एनर्जी या ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला वो नहीं दीजिएगा, एनर्जी नहीं प्रोवाइड कराइएगा, आपको फोटोइलेक्ट्रिक फेनोमेना देखने को नहीं मिलेगा। यही अभी तक मैं बोल भी रहा था, यही बात बोल रहा था ना। डन, अब ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं, आपने 100 जूल एनर्जी प्रोवाइड किया। कितना जूल एनर्जी प्रोवाइड किया, 100 जूल। अब 100 जूल एनर्जी जब इसमें प्रोवाइड किए, ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कोई भी XYZ मेटल है, हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि ये मेटल A है या मेटल X। इस मेटल X का जो फाई है वो 30 जूल के बराबर है। ये सब एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये जो 100 जूल यहां से आया होगा, इसमें से 30 जूल एनर्जी किसमें खपत हो गया होगा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो
प्लस बचा कितना होगा 70 जूल। वही 70 जूल एनर्जी से नहीं, काइनेटिक एनर्जी से यहां से वहां पहुंच रहा होगा। ये बात क्लियर है? तो ये इसके पास 70 जूल एनर्जी बच जाएगी। अब यहां से आपको एक और चीज क्या करना है, समझना है। ये क्या है, ये ई है, ये क्या है, ये फाई नॉट है, और ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो आप लिख सकते हैं एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर, वी मैक्स का होल स्क्वायर। और ये एक रिलेशनशिप आपने क्या कर लिया, एस्टैब्लिश कर लिया। ये एक रिलेशनशिप आपने क्या कर लिया, एस्टैब्लिश कर लिया। ये एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गई। डन? ये एक रिलेशनशिप आपने एस्टैब्लिश कर लिया कि टोटल जो इनकमिंग एनर्जी है, और ये ऑन व्हाट प्रिंसिपल ये काम कर रहा है, वर्किंग ऑन व्हिच प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ आपने क्या किया, एनर्जी कर लिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहां से एक चीज, अब हम लोग थोड़ा इसको और आगे लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ की एक चीज तो कंफर्म हो गया कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, जिस फ्रीक्वेंसी से बड़ी फ्रीक्वेंसी का आप एनर्जी दीजिएगा तभी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, नहीं तो देखने को नहीं मिलेगा। और वही जो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी उसी का नाम आपने क्या रखा था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रखा था। और ये वर्क फंक्शन है, एक एग्जांपल हमने लिया जहां पे ऐसे 100 जूल वॉजूल करके हमने देख लिया। अब कहां गए, अब इससे आगे की कहानी लिखिए, अब इससे आगे की कहानी लिखिए। यहां पर दो नए शब्द को अभी हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक शब्द है सैचुरेशन करंट, देखिए सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। होता क्या है, सैचुरेशन करंट क्या है, वापस से ये मेरा वही सरफेस, और इसी सरफेस में हम लोग लाइट को आकर टकरा रहे हैं, लाइट इस पर आकर ऐसे टकरा रही है। लाइट के टकराने से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। लाइट के टकराने से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ये हम लोगों ने देख लिया, ये समझ में भी आ गया कि भैया ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब ये सरफेस एरिया फिक्स है, इसका जो ये सरफेस एरिया है यहां से लेकर यहां तक, ये सरफेस एरिया फिक्स है कि नहीं। ये जो यहां पर उसका सरफेस एरिया है जिस पर लाइट आके टकराएगी, ये सरफेस एरिया क्या है, फिक्स है। ये सरफेस एरिया फिक्स है। अब ये जो सरफेस एरिया फिक्स हो गया है जिस पर लाइट आके टकरा सकती है, इस सरफेस एरिया पर जो नंबर ऑफ फोटोन आकर टकराएगा, नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग द सरफेस, ये फिक्स्ड है। क्यों? हो सकता है पहले आपने 5 भेजे होंगे, हो सकता है पहले आपने कितने फोटोन भेजे, 5 फोटोन भेजे, पर उस सरफेस पर 50 फोटोन आके टकरा सकता है। आप स्लोली ग्रेजुअली इंटेंसिटी को बढ़ा रहे थे, आप स्लोली ग्रेजुअली इंटेंसिटी को बढ़ा रहे थे, आपने स्लोली ग्रेजुअली इंटेंसिटी को बढ़ाया और ये इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता चला गया। कब तक बढ़ेगा, जब तक उस सरफेस पर 50 फोटोन जो कि मैक्सिमम टकरा सकता है उतना तक नहीं पहुंच जाए। जिस क्षण आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 50 स्ट्राइकिंग दी सरफेस पहुंच गया, उसके बाद अब उस प्लेट पर जगह ही नहीं है कि हम कितना भी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो वो सरफेस पर अब जगह ही नहीं है जहां पर जाके वो टकराएगा। तो क्या अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़े,
करंट की वैल्यू बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। वो क्षण जिस पर नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग द सरफेस क्या हो गया? फिक्स हो गया। उसके बाद चाहे आप कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ाइए, करंट बढ़ने वाला नहीं है। उस टाइम जो करंट होता है उसको क्या कहते हैं? सैचुरेशन करंट। समझ में आ गया कि जब आप किसी भी सरफेस पर इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करा रहे हैं, इसका सरफेस एरिया फिक्स है। सरफेस एरिया फिक्स्ड होने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड या एमिटेड आफ्टर certain limit of intensity वो क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। और उस फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन पर जो करंट होगा, उसी करंट को द करंट एट मैक्सिमम number of electron emitted, electron emission is called saturation current। अब चाहे तुम कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा लो, अब करंट बढ़ने वाला नहीं, अब करंट बढ़ने वाला नहीं। इसको समझने के लिए वो जो ग्राफ हम लोग बनाए थे उसको मैं क्या करता हूं, फिर से एक बार यहीं पर बना देता हूं। तो जो ग्राफ आपने देखा था किसके बीच में? करंट और इंटेंसिटी के बीच में। अब ये सेम आईपी है और ये आई है, और इसके बीच का जो ग्राफ मैं बना रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। कुछ दूर तक तो वो ऐसे जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, स्लोली ग्रेजुअली डिक्रीज होते हुए पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो करंट आया है, ये जो करंट आया है, इसी को आप क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज, दिस आई इज कॉल्ड एज saturation current। This is called as saturation current। saturation current क्लियर हो? क्लियर? अब सैचुरेशन करंट को डिफाइन कर लीजिए जो बुक में जैसा डेफिनेशन दिया है। When all the electrons emitted by cathode reaches the plate anode, when all the photoelectrons emitted by cathode reaches the anode, plate anode, the photoelectric current has the maximum value। Photoelectric current has the maximum value। This maximum current is called saturation current। This maximum current is called saturation current। और एक certain intensity पर लगभग जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट हो रहे हैं, सारे के सारे कहां पहुंच गए? एनोड पर पहुंच गए। और उस टाइम पर जितना मैक्सिमम करंट पहुंच सकता है, इलेक्ट्रॉन पहुंच सकता था, सारा ही पहुंच गया। तो जब सारा ही इलेक्ट्रॉन इस एंड से उस एंड पहुंच गया, तो उस टाइम पर जो करंट पैदा हुआ वो मैक्सिमम रहा होगा, और वही मैक्सिमम करंट को आप क्या कहते हैं? सैचुरेशन। यहां तक कोई डाउट? इसका सैचुरेशन। अब सैचुरेशन करंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? करंट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी। उसको और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। बट एक कदम अब हम लोग क्या कर रहे हैं और आगे बढ़ाते हैं। अब आपने इनकमिंग एनर्जी जो दिया था, जो कि h म्यू था, और जो मेरे एग्जांपल में कितना था? 100 जूल था। वो दो ही काम में आ रहा था, एक वर्क फंक्शन जो कि 30 जूल था, और बाद में कुछ काइनेटिक एनर्जी जो कि कितना जूल था? 70 जूल था।
अब मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी? अब मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया। फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो अब ये 100 जूल से कितना जूल हो गया, 200 जूल। वर्क फंक्शन, चूंकि आप मेटल चेंज नहीं कर रहे हैं तो चाहे आप कितना भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए वर्क फंक्शन बढ़ने वाला नहीं है। तो अब मेरा क्या चेंज कर गया, काइनेटिक एनर्जी जो पहले 170 था अब कितना जूल हो गया। यानी यहां से मुझे एक बात समझ में आई, क्या कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। ये कंक्लूड कर पाए क्या? ये कंक्लूड कर पाए कि जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कोई दिक्कत? फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। इसको स्टेटमेंट में ऐसा करके लिख दीजिए, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट radiation is increased, the kinetic energy of moving electron increases। यहां तक कोई डाउट नहीं? अब ध्यान से सेकेंड पार्ट देखिए। वर्क फंक्शन has nothing to do with the increase in frequency, work function has nothing to do with increasing frequency until या unless the material या the metal is same, is changed। unless लिखा तो क्या लिखेंगे, metal is changed। तब तक जब तक कि मेटल आप चेंज नहीं करते तब तक उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। डन? यहां तक समझ गए? हेडिंग डालिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। हेडिंग डालिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। बढ़े आगे, हेडिंग डालिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल ये सब एक ही क्लास में ही हो सकता है क्योंकि ये दूसरे क्लास में नहीं जाएगा। कारण है कि ये सब आपस में एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब बहुत ध्यान से समझिएगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं, मैं वापस से एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं बना रहा, मैं क्या करता हूँ, उस पेज को कॉपी कर लीजिए। संभव है? उस पेज को कॉपी करिए। ऐसा है? कहाँ? इधर? ये हो गया कॉपी। अच्छा, बाकी सब एक पेज से हटा दीजिए और शिफ्ट कर दीजिए पेज। इसको नीचे ले जाते हैं। हाँ। हाँ, क्या बात, आप तो तेज हो गए थोड़ा। बस वही को यहाँ नहीं डाल सकते। ना, पहले तो बाद में रखिए ना। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, यू आर लिटिल बिट इंटेलिजेंट। मॉर्निंग टाइम। अब यहाँ देखिए, ये मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको डिलीट करके और इसी पर हेडिंग डाल देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। थैंक यू। स्टॉपिंग, मेरे को लगता है कि सुवर्णा ही टीचर ये बोर्ड के साथ खिलवाड़ करती रहती तो मैं गुस्सा करता हूँ कि यार क्यों कर रही है, खराब हो जाएगा, पर ये कुछ सीख रही होती, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, ध्यान से सुनिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हेलो, हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं। कुछ चीजें मैं मिटा रहा हूँ, आपको दोबारा बनाना है। आपको क्या करना है, दोबारा बनाना है। अरे यार दोबारा क्यों? दोबारा इसलिए क्योंकि दोबारा बनाना होगा। पहले ऐसे
अब देखिए ध्यान से, अब हमने यहाँ पर कुछ चेंजेस करे हैं। हमने क्या किया, कुछ चेंज कर दिया। क्या चेंज किया, यह पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, यह कौन सा टर्मिनल हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल। हमने पोलैरिटी क्या कर दी, चेंज कर दी। ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल समझना चाहते हैं। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सब मिटा दिया जाए, ठीक है। अरे ये पूरा लिख रहे हैं क्या, नहीं वो लिख रहे हैं। अब ये फ्लो ऑफ करंट भी मिटा दीजिए, बस बाकी सब लिख दीजिए। अरे इससे अच्छा आप इनका तो बना ही सकते हो। जा बे, हो गया ये सब, ये अब ऐसा हो गया, बस इतना ही मिटाना है बस। वो चीज नहीं होगा, करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा ना अभी, बताओ ऐसे कैसे। करंट का डायरेक्शन अभी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इधर मूव करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखिए ध्यान से, हमने पोलैरिटी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। एनोड एमिटर। हाँ वो ठीक है, अभी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नाम तो वही रहेगा, कैथोड होगा ना, नाम वही होगा। देखिए तो सही, पोलैरिटी चेंज कर दी, अभी भी इलेक्ट्रॉन आके इसी पे स्ट्राइक कर, तो ये एमीटर ही है। पर पहले वाले केस में यहां पर नेगेटिव टर्मिनल था जो इसको क्या कर रहा था, धक्का लगा रहा था, और यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल था जो इसको क्या कर रहा था, अपनी ओर खींच रहा था। अब एग्जैक्टली इसका क्या हो गया है, अपोजिट हो गया है। अब यहां पे कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अब धक्का लगाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो ये जैसे ही लाइट आकर इन इलेक्ट्रॉन से टकराया तो इलेक्ट्रॉन के पास अब एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन तो अब आगे की ओर भाग रहा है। लेकिन पहले पीछे नेगेटिवली चार्ज प्लेट था, वो उसको आगे की ओर और तेजी से धक्का लगा रहा था। अब इसका एग्जैक्टली क्या हुआ, अपोजिट हो गया। क्या अपोजिट हुआ, अब जो पीछे वाला प्लेट था वो उसको धक्का नहीं लगा रहा है, बल्कि उसको पीछे की ओर खींच रहा है। तो ये निकलता तो बहुत तेजी से है, क्यों, क्योंकि 100 जूल की एनर्जी इसको मिली थी, 30 जूल खत्म हो गया इसका निकलने में, 70 जूल इसके पास था। सामने पहले पॉजिटिव प्लेट था, पीछे नेगेटिव प्लेट था, तो ये दौड़ के आगे की ओर भाग रहा था पहले। अब निकला तो अभी भी 30 जूल एनर्जी के साथ, 70 जूल एनर्जी अभी भी इसके पास है। ये भाग तो रहा है, पर धीरे धीरे इसका स्पीड तेज होने के बजाय क्या हो गया, स्लो हो गया। क्यों स्लो हो गया, क्योंकि आगे अब नेगेटिवली चार्ज प्लेट है जो इसको धक्का लगा रहा है, और पीछे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है जो इसको अपनी ओर खींच रहा है। तो ये आगे एक्सेलरेट तो करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे इसका स्पीड क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, और ये पीछे की ओर खींचने आ जाता है। जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन भाग रहा था, अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को रोक दें तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा। जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन भाग रहा था, अगर उसको रोक दिया जाए तो ये जो इफेक्ट है वो समाप्त हो जाएगा। दैट मिनिमम पोटेंशियल, दैट मिनिमम रिवर्स पोटेंशियल विच स्टॉप्स द सबसे तेज मूविंग इलेक्ट्रॉन, मतलब काइनेटिक एनर्जी जिसका क्या था, मैक्सिमम था, उस इलेक्ट्रॉन को जब हमने रिवर्स पोटेंशियल लगाकर वहां न जाकर इसी एंड पर क्या कर दिया, रोक दिया, उस पोटेंशियल को क्या कहते हैं, स्टॉपिंग। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बंद कर। तो लिखिए पहले डेफिनेशन, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल V नॉट, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल V नॉट, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल V नॉट applied to plate anode, applied to plate anode, for which electric current becomes equal to 0, for which electric current becomes equal to 0 is called cutoff potential. Electric current becomes equal to 0 is called cutoff potential or stopping potential. Cutoff potential or stopping potential. Cutoff potential, CUTOFF, cutoff potential or stopping potential. ये फोटो आप बना लेंगे, डन। अब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था, यानी Ke max वाला जो इलेक्ट्रॉन था, उसकी वैल्यू क्या थी,
हाफ एम वी मैक्स होल स्क्वायर, वही स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज ई वी नॉट के बराबर हुआ, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि ये वही स्टॉपिंग पोटेंशियल है जिसने इसको क्या कर दिया, रोक दिया। यानी सबसे तेज चलने वाले इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। और इस हिसाब से ई वी नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज ये जो वी नॉट है यही क्या है, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जो कि हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय किसके बराबर, ई के बराबर। डन। ये वो क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या हो गया, फॉर्मूला। डन। इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए, इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए, इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए। राइट। डन। तो जो सबसे तेज चलने वाला इलेक्ट्रॉन था उसको जिस क्षण पर आपने रोक दिया, तब जो नेगेटिव पोटेंशियल आपने लगाया था उसी को आप क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। और यहीं से हमें समझ में आया कि काइनेटिक एनर्जी, यहां से हमें एक और बात क्या समझ में आई कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और इस वाली स्लाइड में आप कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है। तो क्या इन दोनों स्लाइड को कंबाइन किया जाए तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि म्यू के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, तो म्यू के बढ़ने से मुख्यतः क्या बढ़ रहा है, यानी म्यू इज, यानी उल्टा स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी का करंट से कोई लेना देना नहीं है, इसका किससे लेना देना है, फ्रीक्वेंसी का सिर्फ और सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल से लेना देना है, उसका करंट से नहीं। तो फ्रीक्वेंसी इज नोवेयर रिलेटेड टू करंट, frequency is related to potential, whereas intensity is nowhere related to potential, it is related to current। इस पूरे चीज को पढ़ के आप यही बात सीखते हैं कि इंटेंसिटी का किसके साथ रिलेशनशिप है, करंट के साथ, फ्रीक्वेंसी का काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल के साथ, मतलब फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू पोटेंशियल। तो यहां से हमें पता चला, क्या कंक्लूड किया, यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, the frequency is directly, stopping potential is, stopping potential is directly proportional to what, applied frequency, then अब आखिरी एक ग्राफ जो कि करंट वर्सेस पोटेंशियल का है वो बनाएंगे और आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। ध्यान से देखिए, किसके किसके बीच का ग्राफ है, ग्राफ है करंट, फोटो करंट जो कि IP है वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ। हाँ देखिए V का, अब ध्यान से देखिए, कोई एक पॉइंट V0 है जिस पॉइंट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, और करंट जो है वो ग्रेजुअली बढ़ेगा और एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर, उसको अगर मैं I1 बोल रहा हूँ तो ये ऐसा रुक जाएगा। अभी आपने क्या किया है, नाउ यू हैव केप्ट द फ्रीक्वेंसी एज कांस्टेंट। आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या कर लिया, कांस्टेंट कर लिया। एक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट क्या मतलब म्यू चेंज होने वाला नहीं है। अब आप क्या कीजिए,
एक दूसरे इंटेंसिटी पर आप वापस से एक और ग्राफ बना रहे हैं, तो जो दूसरा वाला ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, I2 ऐसा बनेगा। एक तीसरे फ्रीक्वेंसी पर जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तीसरे इंटेंसिटी पर जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये I1, I2, I3 इंटेंसिटीज हैं और इसके करस्पॉन्डिंगली जो यहां पर 3 करंट मिलेंगे, यहां मिलेगा I1, यहां मिलेगा I2 और यहां मिलेगा I3। ये होगा I3, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये होगा I1, ये होगा I2 और ये होगा I3। क्या रिलेशनशिप होगा इन तीनों के बीच में, I1, I2, I3 के बीच में? इंटेंसिटी सबसे ज्यादा तो करंट सबसे ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। I1 सबसे बड़ा, फिर I2 और फिर I3। चूंकि आपने सिर्फ इंटेंसिटी को चेंज किया है तो सिर्फ क्या चेंज हुआ, सैचुरेशन करंट चेंज हुआ, बट पोटेंशियल सेम रहा। अब इसका दूसरा भाई, जहां पे आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं करके इंटेंसिटी कांस्टेंट करते हैं। तो सेकंड भाई, ये ग्राफ के नीचे लिख पाएंगे ना, यहां पे आपने क्या किया है, ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल व्हेन कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। नाउ अगला जो ग्राफ है वो मैं बना रहा हूं बिटवीन सेम पोटेंशियल एंड किसके बीच में, फोटो करंट के बीच में, फोटो करंट के बीच में, बट दिस टाइम इंटेंसिटी इज कांस्टेंट। इस बार आपने क्या कांस्टेंट कर दिया, इंटेंसिटी कांस्टेंट कर दिया। इंटेंसिटी कांस्टेंट करेंगे तो ग्राफ कैसा होगा देखिए, बट फ्रीक्वेंसी वैरी कर रहे हैं। ये होगा V01 और ग्राफ होगा इसका ऐसा, ये होगा V02 और ग्राफ होगा इसका ऐसा, और ये होगा V03 और ग्राफ होगा इसका ऐसा। चूंकि इंटेंसिटी आपने क्या रखा है, सेम रखा है, तो तीनों का सैचुरेशन करंट क्या होगा, सेम होगा, पर फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। अब इसके लिए जो आपने फ्रीक्वेंसी रखा है इसको मैं बोलता हूं μ1, इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी रखा है उसको मैं कहता हूं μ2, इसको कह रहा हूं μ2, और इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी रखा है इसको मैं कह रहा हूं μ3। तो आप यहां पर क्लियरली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं μ3 सबसे बड़ा होगा, फिर μ2 होगा और फिर μ1 होगा। कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं? अब एक तीसरा एंड आखिरी केस, जब आप दोनों ही चेंज कर दीजिए, आप क्या कीजिए, दोनों को ही चेंज कर दीजिए और वापस से आप किसके बीच में फोटोग्राफ बना रहे हैं, पोटेंशियल वर्सेस क्या, फोटो करंट के बीच में, फोटो करंट के बीच में आपने दोनों को ही चेंज कर दिया। तो जो पहला ग्राफ बनेगा वो बनेगा V01 और ग्राफ होगा ऐसा, ये होगा I1। आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, साथ साथ आपने क्या किया, इंटेंसिटी को भी बढ़ा दिया, ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। तीसरा, आपने फर्दर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, स्टॉपिंग पोटेंशियल फर्दर बढ़ गया और इंटेंसिटी को भी बढ़ा दिया, तो इंटेंसिटी भी बढ़ गई। अब क्या कंक्लूड कर सकते हैं, I3 फिर I2 फिर I1, ये तीन इंटेंसिटीज हैं, ये क्या है, इंटेंसिटी है, और इंटेंसिटी बढ़ता है तो सैचुरेशन करंट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वेयरएज ये μ1 फ्रीक्वेंसी है, ये μ2 फ्रीक्वेंसी है और ये μ3 फ्रीक्वेंसी है, तो आप कह सकते हैं कि μ3
3 इज सबसे बड़ा, देन mu2, देन mu1. दिस इज फ्रीक्वेंसी. दिस इज डन. इसका कंक्लूजन अगली क्लास में लिखते हैं, ठीक है? कंक्लूजन करते हुए है 3-4 लाइन का है. लिखिए कंक्लूजन, लिखिए कंक्लूजन. Saturation of photoelectric current, saturation of photoelectric current depends upon intensity. Saturation of photoelectric current depends upon intensity of incident radiation. Saturation of photoelectric current depends upon intensity of incident radiation provided incident radiation provided frequency of incident radiation provided frequency of incident radiation is greater than provided the intensity of intensity of incident radiation is greater than provided frequency of incident radiation is greater than threshold frequency. Point number 2, stopping potential does not depend upon intensity of light. Stopping potential does not depend upon intensity of light. मैं पढ़ा सब चुका हूं, बस हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं. सारा ग्राफ देख चुके, सब कुछ हो गया, बस कंक्लूड कर रहे हैं. Stopping potential does not depend upon intensity of light. Next one, kinetic energy does not depend upon intensity of light. Kinetic energy does not depend upon intensity of light. Kinetic energy does not depend upon intensity of light. Next, emitted photoelectrons may have different kinetic energies. Emitted photoelectrons may have different kinetic energies, which depends upon the frequency of light. Which depends upon the frequency of light. Which depends upon the frequency of light. And last point, frequency of light. Frequency line है, ठीक है ना? फोटोइलेक्ट्रॉन का डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी लिख दिया, देखिए तो क्या लिखे हैं वो पे? Different kinetic energy which depends upon the frequency and frequency of light. Next point, अगला लिखिए ना. Frequency, एक मिनट. Stopping potential is dependent on the frequency of light. कुल मिला के यही 4-5 बातें हम लोग कह रहे हैं कि करंट सिर्फ इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, मतलब इंटेंसिटी के ऊपर ही करंट का डिपेंडेंसी, बाकी किसी फैक्टर पर नहीं. और फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी से मिला हुआ है और काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल से मिला हुआ है. फ्रीक्वेंसी का करंट के साथ कोई लेना देना नहीं है. यहाँ तक डिपेंडेंट ऑन करंट, क्या चीज? स्टॉपिंग पोटेंशियल. फ्रीक्वेंसी करंट क्या अभी लिखा है, ठीक है? और ये 3 ग्राफ, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. एक और टाइप ऑफ ग्राफ रह गया जो कि अगले क्लास में पढ़ेंगे, और अगले क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए.